हेलो एवरीवन। आज हम भुगतान संतुलन को लेके विभिन्न प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं कि एक देश का दूसरे साथ पेमेंट किस प्रकार की से होता है, कैसे ये संतुलित रहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो है वो एनटीए नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो आज हम इसको लेके एक कंप्लीट क्लास करने वाले हैं और इससे संबंधित अगर अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न आए हुए हैं तो उनको भी हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। यहाँ पर हम विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में घाटे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सही किया जाता है। ऑप्शन है, पहला ब्याज दर में कमी, दूसरा पूंजी अंतर प्रवाह को हतोत्साहित करना, तीसरा ब्याज दर में वृद्धि और चौथा प्रेषण पर प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्याज दर में वृद्धि करना। भुगतान संतुलन घाटे को सही करने के लिए ब्याज दर में वृद्धि करनी होती है और इसके अलावा भी भुगतान शेष को ठीक करने के लिए मुद्रा संकुचन भी अपनाया जाता है, विनिमय नियंत्रण भी होता है, अवमूल्यन, विनिमय मूल्य ह्रास या फिर आयातों पर प्रतिबंध, आयात कर, इस प्रकार की चीज़ों को भी अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मदें हैं। पहला, दोनों स्टॉक और प्रवाह चर, दूसरा स्टॉक परिणाम में बदलाव, तीसरा प्रवाह चर और चौथा स्टॉक चर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रवाह चर या फ्लो वेरिएबल। भुगतान संतुलन में पूंजी खाते की मदें प्रवाह चर होती हैं। पूंजी खाता पूंजी का वित्तीय प्रवाह प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत स्वर्ण सहित अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत हस्तांतरण सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कोषों के हस्तांतरण संबंधी सभी भुगतानों, सभी ऋणों तथा सभी विनियोगों को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसी देश के भुगतान संतुलन खाते में डेबिट प्रविष्टि कौन सी है। पहला, वस्तुओं का निर्यात, दूसरा पूंजी का निर्यात, तीसरा सेवाओं का निर्यात और चौथा विदेशों का एक पक्षीय हस्तांतरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विदेशों का एक पक्षीय हस्तांतरण। वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात एक पक्षीय प्राप्त हस्तांतरण तथा पूंजी के अंतर्वाह को जमा को हम प्लस साइन से दिखाते हैं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके विपरीत आयात की स्थिति में देश को विदेशियों को भुगतान करना होगा, इसलिए आयात नाम पक्ष में प्रदर्शित होगा। इसी प्रकार विदेशियों को एक पक्षीय हस्तांतरण तथा पूंजी का वही प्रभाव अगर किया जाता है तो उसे माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है के रूप में होगा, क्योंकि इसके कारण विदेशियों को हम क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। पहला, निर्यात ऋण आयात का शुद्ध भुगतान, दूसरा युद्ध वित्त का भुगतान, तीसरा दृश्य एवं अदृश्य मदों का भुगतान, चौथा बाह्य ऋण का भुगतान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, दृश्य एवं अदृश्य मदों का भुगतान। भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य मदों का भुगतान सम्मिलित होता है। प्रोफेसर किंडलबर्गर के अनुसार एक देश का भुगतान शेष उसके निवासियों और अन्य देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देनों का एक सुव्यवस्थित लेखा है। भुगतान शेष के 4 घटक होते हैं, जिन्हें तुलन पत्र में क्षैतिज रूप में लिखा जाता है। चालू लेखा, पूंजी लेखा, सरकारी भुगतान, लेखा अथवा सरकारी रिजर्व
परिसंपत्ति लेखा और अशुद्धियां एवं भूल चूक आदि भी इसमें सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को कहा जाता है? पहला भुगतान संतुलन, दूसरा विदेशी विनिमय, तीसरा व्यापार संतुलन और चौथा असंतुलन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, व्यापार संतुलन। वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन में आयात निर्यात की जाने वाली दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, अर्थात इसमें केवल उन मदों को शामिल किया जाता है जिनका विशेष लेखा जोखा बंदरगाहों पे होता है, जैसे माल एवं वस्तुएं। प्रश्न नंबर 6 है, 1993 में गठित रंगराजन कमेटी का संबंध था? पहला कर संशोधन से, दूसरा कृषि मूल्य नीति से, तीसरा अवमूल्यन से और चौथा भुगतान संतुलन से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भुगतान संतुलन से। 1993 में गठित रंगराजन कमेटी का संबंध भुगतान संतुलन से था। कुछ अन्य क्षेत्रों से भी रंगराजन कमेटी संबंधित थी, जैसे निजी क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग, कंप्यूटरीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश आदि से भी रंगराजन कमेटी जो है वो संबंधित थी। प्रश्न नंबर 7 है, स्वायत्त पूर्ति एवं स्वायत्त मांग का अंतर धनात्मक हो तो भुगतान संतुलन की स्थिति होगी? पहला संतुलित, दूसरा आधिक्य, तीसरा घाटा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आधिक्य, जिसे सरप्लस भी कहते हैं। भुगतान संतुलन आधिक्य की स्थिति में तब होता है जब आयातों की तुलना में निर्यात अधिक होता है। विदेशी मुद्रा की स्वायत्त पूर्ति का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा की माप से है तथा स्वायत्त मांग का तात्पर्य घरेलू बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की पूर्ति से है। विदेशी मुद्रा की स्वायत्त पूर्ति एवं स्वायत्त मांग धनात्मक तब होती है जब घरेलू मुद्रा की पूर्ति विदेशी मुद्रा की मांग से अधिक हो। घरेलू मुद्रा की अधिक पूर्ति और विदेशी मुद्रा की कम मांग आयातों की तुलना में निर्यातों में वृद्धि को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन आधिक्य की स्थिति में होता है। प्रश्न नंबर 8 है, किसी देश में भुगतान संतुलन के परिवर्तन के कारण उतार चढ़ाव हो सकता है? पहला विनिमय दर में, दूसरा ब्याज दर में, तीसरा मुद्रा की पूर्ति में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर में। किसी देश में भुगतान संतुलन के परिवर्तन के कारण विनिमय दर में उतार चढ़ाव हो सकता है। विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों से विनिमय किया जाता है। जैसे यदि $1 प्राप्त करने के लिए 60 रुपये लगते हैं तो $1 की विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपये हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, किसी देश का भुगतान संतुलन सम्मिलित करता है? पहला सभी बाह्य दृश्य लेन देन को, दूसरा सभी बाह्य अदृश्य लेन देन को, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा सभी आंतरिक एवं बाह्य लेन देन को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन सभी बाह्य दृश्य लेन देन को और सभी बाह्य अदृश्य लेन देन को सम्मिलित करता है। भुगतान संतुलन से आशय देश के समस्त आयातों
एवं निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण से होता है। इसका विवरण तैयार करते समय दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें शेष विश्व के साथ किसी देश के लेखे का विवरण होता है। प्रश्न नंबर 10 है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, पहला निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात, दूसरा अघोषित वस्तुओं का निर्यात, तीसरा सेवाओं का निर्यात और चौथा हवाला व्यापार। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं के निर्यात से है तथा दृश्य निर्यात का अर्थ वस्तुओं के निर्यात से होता है। प्रश्न नंबर 11 है, चालू खाते में परिवर्तनीयता का अर्थ है विदेशी मुद्रा का स्वतंत्र क्रय विक्रय। तो यहाँ हमारे ऑप्शन है, पहला विदेशी व्यापार से संबंधित समस्त भुगतान के लिए, दूसरा घर का खर्चा चलाने के लिए साधारण प्रेषण के लिए, तीसरा ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विदेशी मुद्रा का स्वतंत्र क्रय विक्रय के संदर्भ में चालू खाते में परिवर्तनीयता का अर्थ होता है कि विदेशी व्यापार से संबंधित समस्त भुगतान, घर खर्च चलाने के लिए साधारण प्रेषण के लिए और ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि भारत मुश्किल से सप्ताह तक के आयात का भुगतान कर सकता था। हमारे ऑप्शन है, पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 2। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि भारत मुश्किल से 2 सप्ताह तक के लिए आयात का भुगतान कर सकता था। प्रश्न नंबर 13 है, भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग का एक स्थिर फलन है, पहला आय, कीमतों और ब्याज दर, दूसरा आय और कीमतें, तीसरा कीमतें और ब्याज दर, चौथा आय, कीमतें और विदेशी विनिमय भंडार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय, कीमतें और ब्याज दर। भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग, कीमतें और ब्याज दर का एक स्थिर फलन है। सांकेतिक रूप में अगर हम बात करें तो एम डी बराबर एफ ब्रैकेट में बाय पी और आई, जहाँ एम डी का मतलब क्या है, मुद्रा की मांग, वाई का मतलब है यहाँ पर आय, पी का मतलब है कीमत स्तर और आई का मतलब है यहाँ पर ब्याज दर। इस दृष्टिकोण के अनुसार भुगतान संतुलन के घाटे की स्थिति हमेशा हर जगह एक मौद्रिक परिघटना है। प्रश्न नंबर 14 है, जब लेखांकन से समायोजनीय लेन देनों से संतुलित किया जाता है तब यह कहा जाता है, पहला भुगतान संतुलन परिशोधन, दूसरा भुगतान संतुलन समायोजन, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान संतुलन परिशोधन। जब लेखांकन से समायोजनीय लेन देनों की दोनों की सहायता से संतुलित किया जाता है तो यह भुगतान संतुलन परिशोधन, बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटलमेंट कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण हैं, पहला चक्रीय उच्चावचन, दूसरा आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, तीसरा व्यापार घाटा
और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भुगतान संतुलन किसी भी देश का शेष विश्व के साथ किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं तथा पूंजीगत लेन देनों का विवरण होता है। चक्रीय उच्चावचन, आय एवं कीमत प्रभाव, व्यापार घाटा, जब आयातों पर व्यय निर्यातों पर हुई आय से अधिक हो, ये सभी भुगतान संतुलन के असंतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भुगतान संतुलन खाते में अंतरण व्यय ट्रांसफर पेमेंट निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? पहला पूंजीगत खाता, दूसरा सेवागत खाता, तीसरा चालू खाता और चौथा आधिकारिक आरक्षित खाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, चालू खाता। भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतः एक वर्ष के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन होते हैं उनकी प्रविष्टि जिस विवरण या खाते में करते हैं उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं। पहला दृश्य और दूसरा अदृश्य। अगर हम दृश्य खातों की बात करते हैं तो वस्तुओं का जितना भी आयात निर्यात होता है वो इसी खाते से होता है, और अगर अदृश्य की बात करते हैं तो सेवाओं का आयात निर्यात, आय और हस्तांतरण भुगतान इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब इसी में एक चीज़ और आती है कि ये अल्पकालीन होते हैं या दीर्घकालीन होते हैं। तो पूंजी खाते के अनुसार ये एक वर्ष से, अगर अल्पकालीन की बात करें तो एक वर्ष से कम अवधि के लिए, और दीर्घकाल की बात करें तो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भुगतान संतुलन विश्लेषण के अवशोषण उपागम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? पहला एम फीडमैन द्वारा, दूसरा मार्शल एवं लर्नर द्वारा, तीसरा सिडनी अलेक्जेंडर द्वारा और चौथा हेवलर के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिडनी अलेक्जेंडर के द्वारा। भुगतान संतुलन विश्लेषण के अवशोषण उपागम का प्रतिपादन सिडनी अलेक्जेंडर ने किया था। यह सिद्धांत समष्टि प्रत्यागम पर आधारित है, अर्थात अवमूल्यन न केवल प्रत्यक्ष रूप से व्यापार शेष को प्रभावित करता है बल्कि राष्ट्रीय आय, उपभोग तथा निवेश को भी प्रभावित करता है, जिसे B बराबर Y माइनस A। यहाँ पे B व्यापार शेष को प्रदर्शित कर रहा है, Y जो है वो राष्ट्रीय आय को और A अवशोषण को प्रदर्शित करता है। अवमूल्यन के कारण होने वाली निर्यात में वृद्धि आय में वृद्धि लाएगी, आय में वृद्धि आयात में वृद्धि लाएगी जो आयात प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी, तथा आय की वृद्धि अर्थव्यवस्था में उपभोग निवेश में वृद्धि लाएगी। उपभोग में वृद्धि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, विनियोग की वृद्धि, त्वरक आदि पर भी निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 18 है, भुगतान संतुलन में घाटे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सही किया जाता है? पहला ब्याज दर में कटौती, दूसरा पूंजी अंतर प्रभाव को हतोत्साहित करना, तीसरा ब्याज दर में वृद्धि और चौथा विप्रेषण पर प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर में वृद्धि। भुगतान संतुलन को घाटे में अगर सही करना है तो इसका तरीका होता है कि सबसे पहले अवमूल्यन किया जाए जिसे डेवैल्यूएशन कहते हैं, दूसरा विनिमय मूल्य ह्रास होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण भी कर सकते हैं, पूंजी गतियाँ, आयात प्रतिस्थापन की नीति, विदेशी पर्यटनों को प्रोत्साहित करना, निर्यात को प्रोत्साहन करना और विनिमय नियंत्रण, ये सभी घाटे को सही करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है,
मुंडेल के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र में आंतरिक और बाह्य संतुलन की उपलब्धि निम्नलिखित के जरिए संभावित है। पहला, पूंजी प्रवाह। दूसरा, बाहर से निधियों का अंतर प्रवाह। तीसरा, सरकारी विकास सहायता। और चौथा, कारकों की गतिशीलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कारकों की गतिशीलता। मुंडेल के अनुसार इष्टतम मुद्रा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो पूर्ण रोजगार तथा भुगतान से संतुलन के रूप में आंतरिक एवं बाह्य संतुलन में स्वतः तालमेल लाता है। इसमें ना तो मौद्रिक, राजकोषीय तथा अन्य नीतियों का सरकारी हस्तक्षेप होता है और ना ही लचीली विनिमय दरों की नीति का। आंतरिक एवं बाह्य संतुलन की प्राप्ति क्षेत्र के भीतर साधनों की गतिशीलता द्वारा होता है। यदि साधन जैसे श्रम, पूंजी के देशों के बीच मुक्त गतिशीलता हो तो आंतरिक तथा बाह्य दोनों संतुलन स्वतः प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, पूर्ण रोजगार तथा भुगतान संतुलन का साम्य इष्टतम करेंसी क्षेत्र में स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाएगी। पहला, यदि विनिमय दर लचीली है। दूसरा, यदि विदेशी पूंजी देश में आती है। तीसरा, यदि श्रम तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से गतिमान है। और चौथा, यदि व्यापार उदारीकृत हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यदि श्रम तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से गतिमान है। पूर्ण रोजगार तथा भुगतान संतुलन का साम्य इष्टतम करेंसी क्षेत्र में स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाएगा यदि श्रम तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से गतिमान है। इष्टतम करेंसी क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे देशों के समूह से है जिन्होंने अपनी मुद्राओं को एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली द्वारा स्थायी रूप से जोड़ दिया है, परंतु इन देशों की मुद्राओं की दर गैर सदस्य देशों के साथ लचीली विनिमय दर से जुड़ी हुई होती है, जैसे यूरोपीय देशों का समूह यूरो मुद्रा से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा निम्न कारण से हो रहा है। पहला, आयातों में निरंतर वृद्धि। दूसरा, निर्यातों में धीमी वृद्धि। तीसरा, विनिमय दर की अस्थिरता। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा होने के कारण है आयातों में निरंतर वृद्धि हो रही है, निर्यात जो भी है हमारे देश से वो धीमा हो रहा है और विनिमय दर में भी अस्थिरता पाई जा रही है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस वर्ष में भारत के चालू खाते में आधिक्य था? ऑप्शन है पहला 1998 से 99, 1999 से 2000 और 2000 से 2001 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में चालू खाते में 2000 से 2001 में सबसे ज़्यादा आधिक्य था। प्रश्न नंबर 23 है, चाय नाश्ते का परंपरागत निर्यात है। चाय भारत का परंपरागत निर्यात है। विदेशी बाजारों में इसकी मांग की आयलोज का मान होगा। पहला, बहुत अधिक। दूसरा, ऋणात्मक। तीसरा, अल्प। और चौथा, अनंत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्प। चाय भारत का परंपरागत निर्यात है। विदेशी बाजारों में इसकी मांग की लोच का मान अल्प होगा, अर्थात इकाई से कम होगा। प्रश्न नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है? पहला, विदेशी विनिमय में जोखिम स्वीकार करना। दूसरा, विदेशी विनिमय में सट्टेबाजी। तीसरा, विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। और चौथा, विदेशी विनिमय में अंतरपणन क्रियाएं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विदेशी विनिमय
विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का यही उद्देश्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, परिवर्तनीय विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन में समायोजन किया जाता है। पहला, आय में परिवर्तन द्वारा, दूसरा विनिमय दरों में परिवर्तन द्वारा, तीसरा कीमतों में परिवर्तन द्वारा और चौथा कीमतों तथा आय में परिवर्तन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विनिमय दरों में परिवर्तन द्वारा। परिवर्तनीय विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन में समायोजन विनिमय दरों में परिवर्तन के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 के अनुसार रंगराजन समिति का संबंध था। पहला, भुगतान संतुलन घाटे की समस्या से, दूसरा रुपए के अवमूल्यन से, तीसरा कर संशोधन से या चौथा कृषि मूल्य नीति से। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन घाटे से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 27 है, एक देश का व्यापार शेष निम्नलिखित में से किसके आयात और निर्यातों के मूल्यों पर आधारित होता है? पहला, केवल अदृश्य मदों द्वारा, दूसरा दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों द्वारा, तीसरा केवल दृश्य मदों द्वारा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल दृश्य मदों द्वारा। एक देश का व्यापार शेष केवल दृश्य मदों के आयात और निर्यातों के मूल्य पर आधारित होता है। इसे चालू लेखा का भुगतान शेष कहते हैं। यदि x और m का अंतर शून्य है तो व्यापार शेष संतुलन हो जाता है। यदि x बड़ा है यदि x बड़ा है m से, यानी एक्सपोर्ट बड़ा है इंपोर्ट से, तो व्यापार शेष में अतिरेक है। और यदि हम इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं कि एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, तो व्यापार शेष घाटा है, अर्थात व्यापार शेष प्रतिकूल है। प्रश्न नंबर 28 है, एक दी हुई समय अवधि में देश का भुगतान संतुलन एक लेखा जोखा होता है। पहला, सभी निर्यातों तथा आयातों का, दूसरा वस्तुओं तथा सेवाओं के आयातों तथा निर्यातों का, तीसरा देश के सभी लेन देन का, चौथा संसार के अन्य सभी आर्थिक लेन देनों का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संसार के अन्य सभी आर्थिक लेन देनों का। एक दी हुई समयावधि में देश का भुगतान संतुलन संसार के अन्य देशों के साथ सभी आर्थिक लेन देनों का एक प्रमुख जोखा है। शॉर्ट स्टर्नी के अनुसार भुगतान शेष एक देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों में प्राप्तियों और भुगतानों को दर्ज करने का तरीका मात्र है। एक देश का भुगतान शेष लेखा दोहरी प्रविष्टि बही खाता के सिद्धांत पर बनाया जाता है। भुगतान शेष में चालू लेखा, पूंजी लेखा, भुगतान सरकारी भुगतान लेखा तथा अन्य चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, निर्यातोन्मुखी इकाई, इसे हम EOU भी कहते हैं, योजना भारत में लागू की गई थी, उसका वर्ष क्या था? ऑप्शन है 1961 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1981 में, चौथा 1991। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, 1981 में। निर्यातोन्मुखी इकाई योजना भारत में दिसंबर 1980 में लागू की गई थी। इन निर्यात इकाइयों को सामान्य लाइसेंसिंग विधियों से तथा एकाधिकारी प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम एवं विदेशी विनिमय अधिनियम की
धाराओं से छूट दी गई। इनका पूरे देश का पूरा उत्पादन निर्यात के लिए होता है। इन इकाइयों को बिना आयात शुल्क दिए कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुओं तथा टेक्नोलॉजी के आयात की सुविधा होती है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? पहला, जहाजरानी सेवाओं से आय। दूसरा, बीमा सेवाओं के लिए भुगतान। तीसरा, विदेश से निजी संप्रेषण। और चौथा, वस्तुओं के निर्यात से आय। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वस्तुओं के निर्यात से आय। व्यापार की दृश्य मदों में वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है, जबकि शेष अन्य जहाजरानी सेवाओं से आय, बीमा योजना के सेवाओं के लिए भुगतान, विदेश से निजी संप्रेषण इत्यादि को व्यापार की अदृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, भुगतान संतुलन खाता सदैव दिखाता है? पहला, असंतुलन। दूसरा, संतुलन। तीसरा, हानि। और चौथा, लाभ। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संतुलन। भुगतान संतुलन सदैव संतुलन दिखाता है, अर्थात लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है। प्रश्न नंबर 32 है, किसी देश की अदायगी शेष के चालू लेखे में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार जमा की प्रविष्टि का बोधक है? यहाँ पे हमारे विकल्प हैं। पहला, तिजारती माल के आयात। दूसरा, विदेशी कंपनियों द्वारा प्रदत्त परिवहन सेवाएं। तीसरा, देश के अंदर विदेशी पर्यटकों द्वारा खर्च की गई राशियाँ। और चौथा है, विदेशी ठेकेदारों द्वारा इंजीनियरों को दी गई फीसें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तिजारती माल के आयात। किसी देश की अदायगी शेष के चालू लेखे में तिजारती माल के आयात जमा की प्रविष्टि का बोध होता है। व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें अर्थात वस्तुओं के निर्यात आयात शामिल किए जाते हैं। भुगतान शेष के चालू खाते के अंतर्गत लेन देन अथवा प्राप्त होने वाली उन भुगतानों का समावेश होता है जो चालू वर्ष में किए जाते हैं। चालू खाते में वस्तुओं, सेवाओं, ब्याज एवं लाभांश और एक पक्षीय हस्तांतरण को शामिल किया जाता है, जबकि पूंजी खाते में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन विनियोग, मुद्रा के आवागमन को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए? पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। दूसरा, राष्ट्रीय आय में कमी। तीसरा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। और चौथा, सरकारी आय में वृद्धि। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भुगतान असंतुलन राष्ट्रीय आय में वृद्धि के द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें भुगतान शेष खाते में व्यापार की अदृश्य मदें हैं? पहला, विदेश से प्राप्त लाभांश। दूसरा, विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय। तीसरा, विदेशियों को बीमा सेवाओं का विक्रय। और चौथा, विदेशियों की परिसंपत्तियों का विक्रय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, विदेशियों को बीमा सेवाओं का विक्रय। सेवाओं और हस्तांतरण भुगतान और प्राप्तियां अदृश्य मदें कहलाती हैं। सेवाओं के लेन देन में यात्रा तथा परिवहन, विदेशी निवेशकों पर आय तथा भुगतान आदि शामिल रहते हैं। हस्तांतरण भुगतानों का संबंध उपहारों, पेंशनरों, निजी प्रेषणों, विदेशियों द्वारा विदेशों के व्यक्तियों तथा सरकारों से प्राप्त दान उपहारों से होता है।
प्रश्न नंबर 35 है, लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत के भुगतान संतुलन के संबंध में क्या सत्य है? पहला, सदैव धनात्मक रहा है। दूसरा, सदैव ऋणात्मक रहा है। तीसरा, सदैव संतुलन में रहा है। और चौथा, आर्थिक सुधारों के पहले ऋणात्मक और उसके धनात्मक रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सदैव संतुलन में रहा है। लेखांकन प्रणाली में एक लेन देन का अंतःप्रवाह और बाह्य प्रवाह क्रेडिट एंड डेबिट पक्षों में लिखा जाता है। इसलिए क्रेडिट और डेबिट पक्ष हमेशा संतुलन में रहते हैं। यदि चालू लेखा में घाटा हो तो इसे पूंजी लेखा में उतने ही अतिरेक द्वारा पूरा करके संतुलित किया जा सकता है। चालू लेखा में अतिरेक होने पर इसके विपरीत पूंजी लेखा में घाटे द्वारा संतुलन लाया जा सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से भी संतुलन से सदैव संतुलन में रहता है। प्रश्न नंबर 36 है, आंतरिक संतुलन की दृष्टि हेतु व्यय अंतरण नीति का प्रस्ताव किसने दिया है? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे, पहला मुंडेल, दूसरा प्रेविस, तीसरा जोहान्स और चौथा मीड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, जोहान्स। जोहान्स के अनुसार व्यय बदलावकारी नीतियों का उद्देश्य घरेलू वस्तुओं की मांग को बढ़ाकर आय की आयातित वस्तुओं से विदेशी वस्तुओं की ओर बदलना है। व्यय बदलावकारी नीतियों का उद्देश्य बाह्य संतुलन को बनाए रखना होता है। प्रश्न नंबर 37 है, एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात के मूल्यों पर आधारित होता है? पहला, केवल अदृश्य मदों पर। दूसरा, दृश्य तथा अदृश्य मदों पर। तीसरा, केवल दृश्य मदों पर। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केवल दृश्य मदों पर। व्यापार शेष निर्यातित और आयातित वस्तुओं के मूल्य का अंतर होता है। देश के चालू खातों में वे सब लेन देन आते हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार तथा एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंध रखते हैं। इनमें भौतिक वस्तुओं के निर्यात और आयात दृश्य मदें तथा सेवाओं और हस्तांतरण भुगतान और प्राप्तियां अदृश्य मदें भी सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है। पहला, केवल चालू खाते पे। दूसरा, केवल पूंजी खाते पर। तीसरा, दोनों खाते पर। और चौथा है, किसी खाते पर नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल चालू खाते पर। 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की। चालू खाते में मुख्य रूप से आयात, निर्यात तथा अदृश्य व्यवहार आते हैं। सभी चालू व्यापारिक लेन देनों जिसमें यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी व्यय सम्मिलित हैं के लिए विदेशी विनिमय के उपलब्धता स्वतंत्र करना होता है। प्रश्न नंबर 39 है, एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे को दूर किया जा सकता है। पहला, स्वर्ण के निर्यात द्वारा। दूसरा, स्वर्ण के आयात द्वारा। तीसरा, आयातों में वृद्धि। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आयात, स्वर्ण के आयात द्वारा। भुगतान से संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए निर्यातों में वृद्धि एवं आयातों में कमी की जानी चाहिए, किंतु प्रतिभूतियों के निर्यात से भुगतान संतुलन के घाटे में वृद्धि होती है। अतः स्वर्ण के आयात के द्वारा
इसके असंतुलन को दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 40 है, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब पहला, घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। दूसरा, घरेलू मुद्रा की मांग अधिकतम होती है। तीसरा, घरेलू मुद्रा की मांग न्यूनतम होती है। और चौथा, घरेलू मुद्रा की मांग और साथ ही उसकी आपूर्ति अधिकतम होती है। यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। तो भुगतान से संतुलन की अवस्था में होगा विश्व के समस्त अर्थव्यवस्था का एक वर्ष में समस्त आयात निर्यात तथा सेवा का जोड़ ही भुगतान संतुलन कहलाता है। प्रश्न नंबर 41 है, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। पहला, स्वायत्त प्राप्तियां और स्वायत्त भुगतानों के बीच के अंतर। दूसरा, वित्त निभाव प्राप्तियां और स्वायत्त भुगतानों के बीच का अंतर। तीसरा, वित्त निभाव प्राप्तियां और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर। चौथा, स्वायत्त प्राप्तियां और वित्त निभाव भुगतानों के बीच का अंतर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वित्त निभाव प्राप्तियां और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर को किसी देश का विश्व के साथ हुए समस्त लेन देनों को भुगतान संतुलन कहा जाता है। यह व्यापार संतुलन से बड़ा होता है, अर्थात व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों को ही शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, व्यापार शेष का अर्थ इनके बीच का अंतर है। पहला, निर्यात और आयात। दूसरा, बिक्री और खरीद। तीसरा, बिक्री और उत्पादन। चौथा, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, निर्यात और आयात। व्यापार शेष का संबंध वस्तुओं के प्रत्यक्ष निर्यात एवं आयात से है। जब सेवाओं के आयात एवं निर्यात को शामिल किया जाता है तो इसे चालू खाता शेष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता है। पहला, लौह अयस्क। दूसरा, मशीनरी। तीसरा, कपास। और चौथा, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास। भारत पेट्रोलियम, मशीनरी, आवश्यकता पड़ने पर लौह अयस्क भी आयात करते हैं, परंतु कपास का कभी आयात नहीं किया जाता है। तो ये हमारे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो जाता है कि भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता है। तो भारत कपास का आयात नहीं करता है, इसे हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है, यह विचार किसका है। पहला, पूंजीवाद में। दूसरा, सामंतवाद। तीसरा, समाजवाद। और चौथा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, समाजवाद। मार्क्स ने समाजवाद की जो संकल्पना की थी उसके अनुसार समाज से धनवान और निर्धन का भेद मिट जाएगा, संपत्ति सबकी साझी और अन्याय का कोई स्थान नहीं होगा। मार्क्स के समाजवाद से यह विचार मिलता है कि राज्य के पास ही संपूर्ण संसाधनों तथा संपत्ति का स्वामित्व होता है। समाज का विरोध पूंजीवादी विचारधारा से होता है। प्रश्न नंबर 45 है, भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है। पहला, चालू खाते में घाटा। दूसरा, पूंजीगत खाते में घाटा। तीसरा, व्यापार संतुलन में घाटा। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पूंजीगत खाते में घाटा। चालू खाते
और पूंजी खाते की तमाम राशियों को जोड़कर भुगतान संतुलन के घाटे तथा अधिशेषता का पता लगाया जाता है। यदि दोनों खातों की सम्मिलित राशि का शुद्ध योग ऋणात्मक हो तो भुगतान संतुलन घाटे वाला और धनात्मक होने पर अतिरिक्त वाला माना जाता है। अर्थात जब सकल प्राप्तियां सकल भुगतान से अधिक होती हैं तो भुगतान संतुलन अनुकूल कहा जाता है। इसके विपरीत स्थिति में यह प्रतिकूल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, किसी देश का व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है? पहला भुगतान संतुलन के, दूसरा भुगतान संतुलन जब धनात्मक होता है शुद्ध आदर्श वस्तुओं से, तीसरा भुगतान संतुलन ऋणात्मक होता है शुद्ध आदर्श वस्तुओं से, और निर्यात में से आयातों को घटाया जाता है तब। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि जब निर्यात में से आयात को घटाया जाता है। एक देश के व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य वस्तुओं के निर्यात मूल्य एवं आयात मूल्य से होता है। व्यापार से निर्यात एवं आयात मूल्यों का अंतर मात्र होता है। प्रश्न नंबर 47 है, व्यापार संतुलन दशाओं के खालिस्तान के बराबर होता है। पहला जब आयात धन निर्यात होता है, दूसरा जब निर्यात में से आयात को घटाया जाता है, तीसरा जब आयात में से निर्यात को घटाया जाता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि व्यापार संतुलन वस्तुओं के जब निर्यात में से आयात को घटाया जाता है तब ये बराबर की स्थिति में होता है। प्रश्न नंबर 48 है, किसी देश का व्यापार शेष होता है। पहला जब निर्यात से आयात को घटाया जाता है, जब भुगतान संतुलन होता है, जब भुगतान संतुलन में शुद्ध अदृश्य मदों को जोड़ा जाता है, या फिर जब भुगतान संतुलन में शुद्ध अदृश्य मदें होती हैं। एक जगह दृश्य है और एक जगह अदृश्य है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी देश का व्यापार शेष तब संतुलन में होता है जब निर्यात में से आयात को घटाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। दूसरा, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा असंतुलित रहता है। तीसरा, यह किसी देश के प्रतिकूल तब होता है जब आयात में से निर्यात को कम होता है। चौथा, यह किसी देश के अनुकूल तब होता है जब आयात और निर्यात बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन में होता है। भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है। इसकी सीधी सी बात है कि चालू लेखा पूंजी लेखा और सरकारी व्यवस्थापन लेखा के निवल क्रेडिट और डेबिट जो है वो शेषों का बीजगणितीय जोड़ अवश्य शून्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 50 है, भारत के आयात बिल में सर्वाधिक हिस्सा होता है। पहला उर्वरक का, दूसरा पेट्रोलियम पदार्थ का, तीसरा रक्षा हथियार का, और चौथा विद्युत गृह सामग्री का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ का। भारतीय आयात समूह की एक प्रधान मद POL समूह जिसे पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स होते हैं, इनको आयात किया जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, वर्तमान वर्षों में भारत की प्रमुख आयात वस्तु है। पहला इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा खनिज तेल, तीसरा खाद्यान्न पदार्थ, और चौथा मशीनें। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल। भारत सबसे ज़्यादा खनिज तेल का जो है आयात करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिल सके। हैव अ गुड डे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
और भी जो अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिनको अर्थशास्त्र पढ़ने में कठिन लगता है, उनके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो जाएगी। धन्यवाद।